तो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके और अपने चैनल और हमारे चैनल हम सबके प्यारे चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम मनाने जा रहे हैं छोटी दीपावली। तो इसी शुभ अवसर पर आप सबको प्रियंका सिंह की तरफ से छोटी दीपावली की हार्दिक बधाई। और इसी के साथ साथ आज हम अपने वीडियो में नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारा टॉपिक आज का है आदिकाल। हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है, जो प्रारंभिक समय है, उसको आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो समय ना गवाते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आदिकाल। आदिकाल क्या है? जब साहित्य का जो प्रारंभिक समय था, जब साहित्य की रचना हो रही थी, उस समय का पीरियड जो था, उस समय का जो समय था, उसको आदिकाल कहा गया। और आदिकाल में, उस समय में हमारे देश की जो व्यवस्था थी, उसमें बहुत सारे हलचलें हो रही थी। हमारा देश में जो थे आपसी जो थे आंतरिक युद्ध चल रहे थे। जो छोटे राजा थे और बड़े राजा थे, उनके बीच में आपसी बाहर के तो आक्रमण थे ही थे उस समय में, लेकिन जो हमारे देश के खुद के राजा थे वो भी आपस में युद्ध करने में तत्पर थे, लगे रहते थे। इस कारण से राजनीतिक उथल पुथल थी हमारे देश में, और उसका प्रभाव जो है हमारे साहित्य पर पड़ा। और उसी के माध्यम से, उसी से जुड़ी हुई आपके लिए कुछ बातें हैं। और हम कह सकते हैं कि एक नजर में या एक दृष्टि में आदिकाल, तो उसी तर्ज पर, उसी के आधार पर हम आज आदिकाल पढ़ेंगे। तो समय न गवाते हुए देखते हैं आदिकाल। आदिकाल की जो समय सीमा थी वो सन 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी के मध्य रही। और इस आदिकाल को और भी अन्य अन्य नामों से जाना गया। अनेक लेखकों ने अपने अपने मत के अनुसार उसको नाम देने का प्रयास किया, जिसमें था चारण काल था, संधि काल था, सिद्ध सामंत काल था, और बीज वपन काल था, रासो काल था, और उत्थान काल और अपभ्रंश काल आदि ऐसे ऐसे नामों से इस काल को हमारे विद्वानों ने सुशोभित किया। इसके साथ जो हमारा वीर गाथा काल था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमारे आदि काल को चारण काल के नाम से जाना, क्योंकि उस समय में जो कवि थे उनको चारण या भाट कहते थे। इसी के आधार पर उन्होंने इस काल का नाम जो था वो चारण काल के नाम से दिया। इस प्रकार के नामों के साथ ही काल एक आप जानेंगे, हिंदी साहित्य में एक आदिकाल ही ऐसा काल है जिसके सबसे ज्यादा नाम आप देखेंगे। तो इस प्रकार से वीर गाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, उत्थान काल, संधि काल, बीज वपन काल, रासो काल और अपभ्रंश काल इस काल के अन्य नाम होते हैं, जो हिंदी पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है आदिकाल का अन्य नाम बताइए, या वीर गाथा काल का दूसरा नाम क्या है। तो वीर गाथा काल का दूसरा नाम आदिकाल है और आदिकाल का दूसरा नाम वीर गाथा काल है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसी के साथ साथ इसके साहित्य पे बात करेंगे। जो आदिकाल का साहित्य था वो उस समय 5 भागों में बटा हुआ था। पहला था सिद्ध साहित्य, दूसरा था जैन साहित्य, नाथ साहित्य, फिर था आया रासो साहित्य, और उसके बाद आया लौकिक साहित्य। जो सिद्ध साहित्य था इसमें बौद्ध धर्म के बारे में बातें की गई। इसमें खास खास बातें जो थी, महत्वपूर्ण बातें जो थी, वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी। इसके बाद में जैन साहित्य आया। इसमें जैन धर्म की जो बातें थी, इंपोर्टेंट थी, महत्वपूर्ण बातें थी, वो जैन साहित्य के अंतर्गत आई। फिर ये दोनों साहित्य समानता के कारण धीरे धीरे आकर के नाथ साहित्य में समाहित हो गए, जो हमारा तीसरा साहित्य है, नाथ साहित्य। इसके अग्रदूत जो कह सकते हैं हम, गुरु गोरखनाथ जी थे, जिनको आज कुछ लोग गुरु के रूप में पूजते भी हैं। तो इसके जो लेखक जो थे, कवि जो थे, इस काल के नाथ साहित्य के गोरखनाथ जी थे। तो इसके बाद आता है हमारा रासो साहित्य। जब हमारे देश में रासो साहित्य की रचना हुई, इसमें बहुत सारे लेखकों ने अपना अपना योगदान दिया, बहुत सारे कवियों ने इसका वर्णन किया। इस काल में रासो जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जो इस काल के जो ग्रंथ थे वो प्रबंध ग्रंथों के रूप में ज्यादातर लिखे गए, लेकिन कुछ गीत के रूप में भी लिखे गए जिसमें वीरता का वर्णन था। तो इस काल के जितने भी ग्रंथ थे वो रासो साहित्य के नाम से जाने गए, और इसलिए इस काल को हम रासो काल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद सबसे आखिरी जो साहित्य था वो लौकिक साहित्य था। और लौकिक साहित्य में संसार की जो बातें थी, और भी जो अन्य कवि जोड़े थे, उन्होंने इस अपने अपने स्तर से इसका वर्णन किया। तो इस प्रकार से सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य, तो इन 5 भागों में हमारा आदिकाल का जो साहित्य था बटा हुआ था। इसके बाद इन ग्रंथों की जो भाषा थी,
अब भाई जब ग्रंथ लिखे गए हैं तो किसी न किसी भाषा में लिखे गए होंगे। तो आदिकाल की जो भाषा थी उस समय जो लौकिक भाषा थी, व्यवहारिक जो भाषा थी, वो अपभ्रंश भाषा थी। लेकिन जो कुछ साहित्य थे उनकी जो भाषा थी वो डिंगल और पिंगल थी। डिंगल भाषा जो थी वो बहुत ज्यादा कर्कश थी, तेज थी, रूडली टाइप की थी। लेकिन जो पिंगल भाषा थी वो हमारे काव्य की भाषा थी, हृदय से निकलने वाली भाषा जो थी वो पिंगल भाषा कहलाती थी। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है जो ज्यादा से ज्यादा प्रयोग की गई साहित्य में भाषा थी वो डिंगल और पिंगल थी। इसके बाद आदिकाल के प्रमुख कवि सरहपा। सरहपा मुख्य कवि है क्योंकि ये जो आदिकाल थे उनको उसका प्रारंभिक कवि माना जाता है, पहला कवि माना जाता है। उनका नाम सरहपा है। फिर लुइयपा, गोरखनाथ, जगनीत, चंद्रवटाई आदि जैसे महान कवियों ने इसमें अपना योगदान दिया। तो ये इसके मुख्य कवि हैं। इसके बाद ग्रंथ थे पृथ्वीराज द्वारा, जो ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो वो चंद्रवटाई द्वारा लिखा गया। परमार रासो, हमीर रासो आदि इस प्रकार के अन्य और भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। अब आगे हम पढ़ेंगे आदिकाल की विशेषताएं। तो बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे विशेषता, जो हमारे आदिकाल की विशेषता है। तो आदिकाल में क्या क्या विशेषताएं थी इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए इस काल में रासो ग्रंथों की अधिकता थी। जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे आदिकाल में उन सारे ग्रंथों में सबसे ज्यादा संख्या जो थी हमारे रासो ग्रंथों की थी। इसके बाद इस काल के जो कवि जो थे वो चारण कहलाते थे या फिर उनको भाट कहा जाता था। जैसे आज के जो कवि हैं उनको हम कवि ही कहते हैं क्योंकि आजकल का जो समय है, आज का जो युग है आधुनिक युग है और इस युग को हम क्या खड़ी बोली का भी प्रयोग करते हैं। तो इसलिए आजकल के जो कवि हैं उनको कवि ही कहते हैं। लेकिन उस समय के जो कवि थे वहां की जो भाषा थी वो अपभ्रंश भाषा थी। तो उस भाषा में इन कवियों को या तो हम चारण कहते थे या फिर हम इनको भाट कहते थे। और इनका काम जो होता था राजाओं की प्रशंसा करना, उनके ऊपर कविता ही लिखना होता था। चाहे भले से इनके अंदर से खुद के विचार कुछ भी हो, लेकिन ये लोग अपने बारे में अपने विचार को स्वतंत्र रूप से नहीं रख सकते थे। इनको जो भी कुछ कहना होता था सिर्फ केवल अपने राजा के बारे में ही कहना होता था। तो इस काल में युद्धों का सजीव वर्णन किया जाता था। तो जो आदिकाल था उसमें हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो थी उसमें जो राजा थे आपस में एक दूसरे से ही युद्ध करते रहते थे, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते थे। तो इस काल के जो कवि थे अपने अपने कवियों को युद्ध क्षेत्र में ले जाते थे और अपने जोश को बढ़ाने के लिए, उत्साह वर्धन के लिए कवि जो थे अपने राजाओं की प्रशंसा में बातें किया करते, गाना गाया करते थे, कविताएं सुनाया करते थे, जिससे कि उनके राजा जोश से भर जाते थे और दुगने तिगने उत्साह से युद्ध किया करते थे। तो इस काल की जो रचनाएं थी उनमें युद्धों का सजीव वर्णन देखने के लिए मिलता है। इसके बाद इस काल के जो कवि थे, जितने भी कवि थे वो सारे के सारे कवि किसी न किसी राज्य के आश्रय में रहते थे। तो इस काल के जो कवि थे सभी आश्रय, राज आश्रित कवि कहलाते थे। फिर इस काल के जो कवि थे राज्य आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। हमने कहा बताया कि इस काल के कवि राजाश्रित थे, जो राजा के ऊपर निर्भर हो वो अपने राजा की प्रशंसा करता है। तो इस काल के जो कवि थे राजाओं की प्रशंसा किया करते थे। धन्यवाद।